आज हम लोग प्रयोगवाद पर बातचीत करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और छायावाद के विरोधी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। इसकी शुरुआत अज्ञे के संपादन में 1943 में प्रकाशित तार सप्तक से होती है। इस तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं और उनके वक्तव्य सम्मिलित हैं। तार सप्तक में शामिल कवियों में मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे हैं। तार सप्तक के प्रथम संस्करण की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए लिखा, मूल सिद्धांत यह था कि संग्रहित कवि सभी ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है, केवल अन्वेषी ही अपने को मानते हैं। दूसरा बिंदु जो अज्ञे ने रेखांकित किया वह यह कि तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, सातों एक दूसरे से परिचित हैं, किंतु इससे यह परिणाम न निकाला जाए कि वे किसी कविता के एक स्कूल के हैं या कि साहित्य जगत के किसी गुट अथवा दल के सदस्य या समर्थक हैं, बल्कि उनके एक होने का कारण ही यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभिराही हैं, राही नहीं, राहों के अन्वेषी। उनमें मतैक्य नहीं है। काव्य के प्रति एक अन्वेषी दृष्टिकोण ही उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। यह जो प्रयोग और प्रयोगशीलता शब्द का प्रयोग किया अज्ञे जी ने तार सप्तक की भूमिका में, इसको ध्यान में रखते हुए तार सप्तक की समीक्षा करते हुए नंद दुलारे वाजपेयी का एक बहुत लंबा लेख प्रकाशित हुआ, प्रयोगवादी रचनाएं। इसी लेख में उन्होंने तार सप्तक के कवियों को प्रयोगवादी कहा और इस तरह से यह शब्द प्रयोगवाद उन्हीं के प्रचलन के आधार पर रूढ़ हो गया। नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने लंबे लेख प्रयोगवादी रचनाएं में लिखा, कुछ समय से हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ ऐसी रचनाएं हो रही हैं जिन्हें किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है। तार सप्तक नए प्रयोगवादियों की प्रतिनिधि कृति है, जिसमें उनकी रचनाएं और उनके वक्तव्य एक साथ संग्रहित हैं। वाजपेयी जी के इस कथन से तार सप्तक की कविताओं के लिए प्रयोगवाद चलन में आया। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे के स्पष्टीकरण के बावजूद यह शब्द तार सप्तक के कवियों के लिए यानी प्रयोगवाद रूढ़ हो गया। हालांकि अज्ञे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में यह कहा, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। लेकिन इतिहास ने नंद दुलारे वाजपेयी के प्रयोगवाद शब्द को ही इस कविता के लिए स्वीकार किया और इस तरह से यह शब्द अब स्वीकृत भी है और प्रचलन में भी है। प्रयोगवाद पर विचार करते हुए हमें सबसे पहले प्रयोगवाद के उदय के कारणों पर भी विचार करना चाहिए। इस संदर्भ में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि भाषा के पूर्णतः अभिधात्मक हो जाने और रचना द्वारा भावों के उद्रेक की क्षमता खो देने की स्थिति में प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। रूढ़ को छोड़कर नए माध्यमों द्वारा सत्य से रागात्मक संबंधों की स्थापना में प्रयोग की सार्थकता है।
छायावाद के बहुत सारे शब्द, बहुत सारे बिंब, बहुत सारे प्रतीक रूढ़ हो चुके थे और अपनी अर्थ की ऊष्मा खो चुके थे। दूसरी ओर सामाजिक यथार्थ के नाम पर प्रगतिवाद ने काव्य भाषा को अभिधात्मक बना दिया था। ऐसी स्थिति में भाव के नए स्तरों और अभिव्यक्ति के जीवंत माध्यमों की जरूरत पड़ी, जिसका प्रतिफलन प्रयोगवाद में हुआ। प्रगतिवाद में जीवन के व्यापक और विविध अनुभवों के स्थान पर कुछ खास तरह के पंथ निर्देशित यथार्थ पर बल दिया जाने लगा। इससे भी कविता की परिधि संकुचित होने लगी। इसके साथ ही प्रगतिवाद में रचना की कलात्मक श्रेष्ठता के बजाय प्रचार को अधिक प्रश्रय दिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में बहुत सारे रचनाकारों में असंतोष और असहमति का भाव पैदा हुआ। उन्हें नए मार्ग की तलाश थी। प्रयोगवाद इसी नए सोच और नए मार्ग का वाहक बना। प्रयोगवाद के उन्मेष का संबंध ऐतिहासिक परिस्थितियों और साधारणीकरण की समस्या से भी था। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने लिखा, कवि अनुभव करता है कि भाषा का पुराना व्यापकत्व उसमें नहीं है। शब्दों के साधारण अर्थ से बड़ा अर्थ उसमें भरना चाहता है। यह भी कहा कि व्यक्ति सत्य को व्यापक सत्य बनाने का सनातन उत्तरदायित्व प्रयोगवादी कवि निभाना चाहता है, लेकिन वह देखता है कि साधारणीकरण की पुरानी प्रणालियां जीवन की ज्वालामुखी में बहकर आए हुए लावे से भरकर अवरुद्ध हो गई हैं। प्राण संचार का मार्ग उनमें नहीं है और जो व्यक्ति का अनुभूत सत्य है उसे समष्टि तक कैसे उसकी संपूर्णता में पहुंचाया जाए, यह पहली समस्या है जो प्रयोगशीलता को ललकारती है। प्रयोगवाद की प्रेरणा में यूरोप के स्टीफन स्पेंडर जैसे साम्यवादी विरोधी कवियों की रचनाएं भी उत्प्रेरक बनी। 1930 के आसपास यूरोप में साम्यवाद आधुनिकता का पर्याय था, मानदंड था, किंतु कालांतर में अस्तित्ववादियों ने मार्क्सवाद को बौद्धिक विश्व से बेदखल कर दिया। ब्रिटेन में कुछ कवियों ने 1932 में न्यू सिग्नेचर्स नामक काव्य संग्रह निकाला, जिसमें ऑडेन, एमसन, जॉन लेमहन, स्टीफन स्पेंडर जैसे कवि थे। न्यू सिग्नेचर्स के कवियों ने परंपरा को अपर्याप्त समझकर काव्य की नवीन पद्धतियों की खोज की। परंपरा के प्रति असंतोष उनके नवोन्मेष का कारण बना। तार सप्तक में विद्वानों का मानना है कि न्यू सिग्नेचर की प्रतिध्वनि है। दरअसल प्रयोगवाद की दृष्टि का सूत्र इस धारणा में है कि पूर्व निश्चित कोई भी बात सत्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं है, या पूर्व निश्चित कोई भी बात सत्य तक पहुंचाने में समर्थ नहीं है। यह भी कि प्रयोगवाद मानता है कि नवीनता का वाहक शिल्प है, भाषा है, अभिव्यक्ति की भंगिमा है। इस तरह से हिंदी में प्रयोगवाद के विकास या प्रयोगवाद के उद्भव के निश्चित रूप से कई ऐतिहासिक कारण हैं और इन्हीं कारणों से प्रयोगवाद संभव हुआ। प्रयोगवाद की विशेषताओं पर विचार करने से पहले हमें इसकी मूल स्थापनाओं पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। प्रयोगवाद की मूल स्थापनाओं को हम कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं। उसमें पहला बिंदु है कि प्रयोगवादी यह मानते हैं कि प्रयोग साधन है, साध्य नहीं है। अज्ञे के अनुसार प्रयोग दोहरा साधन है। एक तो
वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। दूसरे, वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है, अर्थात प्रयोग द्वारा सत्य को अधिक अच्छी तरह जाना जा सकता है और अच्छी तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। प्रयोगवादियों को यह विश्वास है कि अन्वेषण का कार्य नए प्रयोगों से ही संभव हो सकता है और उसी के सहारे काव्य के परम सत्य और सौंदर्य की उपलब्धि संभव है। प्रयोगवादियों का यह भी मानना है कि काव्य विषय सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संवेदना के पुनः संस्कार की समस्याएं प्रयोगवादी कवियों की समस्याएं हैं। इनका हल प्रयोग में ही संभव है। इन मूल स्थापनाओं को संभव बनाने के लिए प्रयोगवादी रचनाकारों ने जो कविताएं की, उन कविताओं के आधार पर प्रयोगवाद के कुछ बीज सूत्रों की पहचान की जा सकती है, जिन्हें हम प्रयोगवाद की विशेषताओं के अंतर्गत भी ले सकते हैं। प्रयोगवाद की जो मूल स्थापनाएं हैं, उनमें पहली स्थापना विचारधारा से मुक्ति है। प्रयोगवादी रचनाकार मानते हैं कि विचारधारा एक सत्य को अपने ढांचे में नियतिबद्ध करता है, यानी एक तरह से विचारधारा से मुक्ति का अर्थ है कि रचनाकार की रचनात्मक चिंता को किसी पार्टी, संप्रदाय, मत या समूह के निर्देशों से निर्देशित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें स्वानुभूति या वैयक्तिकता की प्रधानता होनी चाहिए। इस तरह से विचारधारा के स्थान पर प्रयोगवाद वैयक्तिक अनुभूति को निर्णायक मानता है, रचना के लिए, रचना की सार्थकता के लिए, उसके संप्रेषण के लिए भी। एक तरह से देखा जाए तो विचारधारा से मुक्ति का आशय प्रगतिवाद की मार्क्सवादी स्थापनाएं थीं, जिसमें रचना प्रक्रिया, रचना की सार्थकता और रचनाकार के दायित्व की बात की गई थी। प्रयोगवाद यह मानता है कि रचना की सार्थकता किसी राजनीतिक या सामाजिक अभिप्राय में नहीं, बल्कि रचना की सार्थकता व्यक्ति की अनुभूति में और पाठक को संवेदित करने में है। यानी एक तरह से प्रयोगवाद रचना की सामाजिक भूमिका को खारिज करता है और व्यक्ति संवेदन पर बहुत ज़्यादा बल देता है। इसलिए विचारधारा से मुक्ति प्रयोगवाद की एक विशेषता है। और अगे ने कहा कि विराट सत्य कहने का दायित्व या विराट सत्य कहने की जिम्मेदारी रचनाकार पर नहीं है। वह सत्य जो रचनाकार के अनुभव का हिस्सा नहीं है, वह रचना का विषय भी नहीं बन सकता। रचना का विषय केवल वही सच है जिस सच के साथ, जिस वास्तविकता के साथ या जिस यथार्थ के साथ रचनाकार का रागात्मक संबंध हो। इसलिए अगे की प्रसिद्ध पंक्ति है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। इस तरह से हिंदी कविता को प्रगतिवाद की मठधर्मिता या प्रगतिवाद के समूहवाद से मुक्त करने का संघर्ष प्रयोगवाद ने किया और वह उसकी विशेषता बनी। हालांकि आगे चलकर प्रयोगवाद की इस विशेषता को ही समाज विरोधी बताया गया और प्रगतिवादी आलोचकों ने कहा कि यह कविता आत्मबद्ध कविता है, यह कविता समाज विरोधी कविता है, क्योंकि इस कविता में समाज की चिंताएं और सामाजिक सरोकार सिरे से गायब हैं। प्रयोगवाद की दूसरी विशेषता यह मानी गई कि उसने विषय वस्तु की अपेक्षा रूप और शिल्प पर बल दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कविता बुनियादी तौर पर विचार है, विषय है, यह कविता बुनियादी तौर पर एक रूपबंध है
यह अभिव्यक्ति का एक ढांचा है। यानी कविता का निर्णायक तत्व विचार है या कविता का निर्णायक तत्व उसका रूपबंध या उसका शिल्प है। दरअसल जो भाषा है, रूप है, शिल्प है, वही कविता को संभव बनाती है। यानी शिल्प के बगैर, भाषा के बगैर, रूप के बगैर कविता का अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह से एक कविता वहीं तक अपने अनुभव को, अपनी अनुभूति को, अपनी संवेदना को साकार कर पाती है जहाँ तक वह भाषा में है। इसलिए कविता का जो मूल निर्णायक तत्व है वह मूलतः उसका शिल्प है, उसका विषय नहीं। विषय कविता का अंतर्वर्ती हिस्सा है, लेकिन जो चीज़ कविता को सतह पर ले आती है, यानी कविता को संप्रेषणीय बनाती है, कविता को पाठक तक ले जाती है, वह रचनाकार के विचार नहीं होते, बल्कि वह शिल्प होता है जिसके माध्यम से कविता संप्रेषित होती है। यानी एक तरफ से हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादियों के हिसाब से रूप और शिल्प ही रचना को सगुण बनाता है। रूप और शिल्प के बगैर विचारधारा, संवेदना और अनुभूति निर्गुण है, जिसका कोई रचनात्मक महत्व और अस्तित्व नहीं है। इसीलिए प्रयोगवादी रचनाकारों ने शिल्प पर और रूप पर बहुत ज़्यादा बल दिया। उनका ऐसा मानना है कि प्रत्येक कालखंड के रचनाकारों की मूल चिंता अभिव्यक्ति के सार्थक संप्रेषणीय ढांचों का विकास करना होता है। इसलिए हर युग की कविता प्रथमतः अपनी अभिव्यक्ति के लिए नए सार्थक सशक्त माध्यमों की तलाश करती है। और एक तरह से जब इतिहास समय को बदलता है, मानवीय संबंधों में परिवर्तन होते हैं, अनुभूति का पुनर्गठन होता है, सौंदर्य बोध में परिवर्तन आते हैं, इन परिवर्तित संदर्भों को कविता में साकार करने के लिए नए रूपबंधों या नए शिल्प और नई भाषा की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि शिल्प पर या रूप पर प्रयोगवादियों ने बहुत ज़्यादा बल दिया और इस प्रक्रिया में उन्होंने बहुत जोर से, पूरे बलाघात के साथ उपमानों की नवीनता पर बल दिया। आगे की प्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे की में ये पंक्ति आती है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। इसका मतलब है कि कविता को जो उपलब्ध भाषा है इस समय, वह आधुनिक या समकालीन पाठक के सौंदर्य बोध को या उसकी चेतना को या उसकी संवेदना को सही सही शब्दों में संबोधित नहीं करती। इसलिए कविता के संबोधन और पाठक के बीच में एक जीवंत रिश्ता बने, इसके लिए ज़रूरी है कि नए उपमान, नई भाषा, नए बिंब और नए प्रतीकों का सृजन हो। इसलिए प्रयोगवादी आंदोलन या प्रयोगवादी कविता या प्रयोगवाद के जो विचारक थे, उन्होंने रूप पर और शिल्प पर, भाषा पर, उपमानों पर बहुत ज़्यादा बल दिया। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से प्रयोगवादी काव्यधारा ने उपमानों का एक नया संसार खड़ा किया और ये उपमान समकालीन जीवन के साधारण परिवेश से लिए गए। मसलन लाउड स्पीकर का शोर, रिक्शे के भोंपों की आवाज़, मशीनों की खटपट, अलार्म की घंटी, रेल की सीटी, टाइपराइटर, घड़ी की टिक टिक, सायरन, ऑपरेशन थिएटर, इन जीवन संदर्भों से जो सामान्यतः काव्यात्मक नहीं माने गए हैं, इन्हीं जीवन संदर्भों से प्रयोगवादी काव्यधारा ने अपने उपमानों का चयन किया। कुछ नए प्रकार के उपमानों
की नुमाइंदगी या उसके उदाहरण इस तरह से भी देखे जा सकते हैं। मसलन जिंदगी के लिए मशीन, हम थर्मस से मौन, धूल भरी बांसुरी सरीखा, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, नवंबर की दोपहर जारजट के पीले पल्ले सी, दिन हल्की मीठी चाह सा। और अगे जी की बहुत सुंदर पंक्ति है, धूप माँ की हंसी के प्रतिबिंब सी शिशु बदन पर हुई भासित। ये काव्यधारा यंत्र युग की है और बहुत सारे उपमान यंत्रों से, तकनीकों से और जीवन में इस्तेमाल और काम आने वाली चीज़ों से लिए गए। मसलन आगे रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं, सभी कुछ मेरे अंदर कस कर लिपटा है सिनेमा के रीलों सा। आप देखेंगे कि इस तरह के जितने भी प्रतिमान आए, जितने भी उपमान आए, ये उपमान न तो काव्यात्मक हैं और न ही परंपरागत हैं, लेकिन प्रयोगवादियों की यह धारणा है कि इन्हीं अकाव्यात्मक उपमानों के माध्यम से ही आज का रचनाकार नए सत्य को, अनुभव को, नए संदर्भ को और नए सौंदर्य बोध को दर्ज कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। इस तरह से प्रयोगवादी रचना शिल्प और रूप पर आत्यंतिक महत्व देते हुए विषय या अंतर्वस्तु को उतना महत्व नहीं देती, बल्कि वह अनुवर्ती मानती है शिल्प और रूप का। यानी शिल्प और रूप की समस्या ही एक रचनाकार की केंद्रीय समस्या है, विषय की नहीं। प्रयोगवाद की जो तीसरी विशेषता या प्रयोगवाद की जो तीसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, वह है बौद्धिक अनुभूति की प्रस्तावना। सामान्यतः अगर हम कविता का इतिहास देखें और कविता के संबंध में जो मोटे तौर पर पूरी दुनिया में समझ है कि कविता बुनियादी तौर पर एक भाव व्यापार है, यानी कविता का संबंध हृदय से है और गद्य का संबंध मस्तिष्क से। संभवतः इसीलिए छायावाद के महत्वपूर्ण कवि निराला ने गद्य को जीवन संघर्ष की भाषा कहा है। यानी एक तरह से जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती, जिंदगी की जो जमीन है या जिंदगी की जो वास्तविकता है, उस जमीन और वास्तविकता की भाषा है गद्य। और जो जीवन का अंतर जगत है, उसका जो भाव जगत है, उसके संवेदन और कल्पनाओं की जो दुनिया है, उसकी आकांक्षा का जो अंतरिक्ष है, वह दर्ज होता है काव्य भाषा में। इसलिए कविता मूलतः भावनात्मक व्यापार है, ऐसी समझ रही है। इस तरह से हमने रचनात्मकता को जब गद्य और पद्य में या गद्य और कविता में विभाजित किया, तो हमने दो संसारों का निर्माण किया। कविता का जो अंतरिक्ष है वो भावों, कल्पनाओं, सौंदर्य और मानवीय आकांक्षाओं का अंतरिक्ष है। इस तरह से भावना, कल्पना, अनुभूति ये कविता के प्रेरक तत्व हैं और ये कविता की बुनियादी जमीन है। अगर हम प्रयोगवाद की पूर्ववर्ती और बहुत सशक्त और महान काव्यधारा छायावाद पर विचार करें, तो छायावाद ने अनुभूति को ही कविता का केंद्रीय तत्व माना। प्रसाद ने कविता को परिभाषित करते हुए कहा कि कविता आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। इसलिए अनुभूति ही कविता का बीज तत्व है, उसका प्राण तत्व है और उसी में उसकी सार्थकता है। प्रगतिवाद में यद्यपि अनुभूति को बहुत महत्व नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद यह माना गया कि कविता की मूल प्रकृति उन लोगों से तय होती है जो हाशिए पर हैं। हाशिए के लोगों के साथ
जो संवेदनात्मक जुड़ाव है, वही कविता का मूल तत्व है। यानी प्रकारांतर से प्रगतिवाद भी कविता में बौद्धिकता के स्थान पर हाशिए के लोगों के साथ एक गहरा मानवीय सरोकार को कविता का मूल तत्व माना। यानी हम कह सकते हैं कि छायावाद की तरह प्रगतिवाद अनुभूति को तो नहीं, बल्कि वह जनता या हाशिए के लोगों के साथ जो भावनात्मक संबंध है उसको महत्वपूर्ण माना। यानी भावना उसमें भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से पहली बार प्रयोगवाद ने कहा कि हर अनुभूति का एक बौद्धिक आधार होता है। यानी कविता भावोच्छ्वास नहीं है, कविता भावुकता नहीं है, बल्कि कविता का जो मूल स्रोत है वह बौद्धिक चेतना है। अर्थ ये हुआ कि कविता में तर्क, विवेक, विश्लेषण, संदेह, असहमति का स्वर बहुत प्रबल होता है। इसलिए कविता अनुभूति नहीं। अगर कविता में केवल अनुभूति है तो वहाँ पर अमूर्तन होगा, भावुकता होगी, या जीवन और कविता के संबंध अमूर्त हो जाएंगे, वायवीय हो जाएंगे। कविता एक वायवीय व्यापार नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें जीवन में हैं और जीवन को समझने और जीवन को कहने के लिए बुद्धि अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने बौद्धिक अनुभूति की प्रस्तावना की। प्रयोगवादी कविता बौद्धिकता की कविता है और बौद्धिकता का आरोप उस पर है। आलोचकों का मानना है कि अति बौद्धिकता ने प्रयोगवादी कविता को शुष्क या नीरस बना दिया और यह बौद्धिकता ही कहीं न कहीं प्रयोगवादी कविता में संप्रेषण में बाधा बनी। इसलिए एक बहुत बड़ा दोष है। अन्य आलोचकों का ऐसा मानना है कि बौद्धिकता का अतिरेक प्रयोगवाद का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, जबकि स्वयं प्रयोगवादी रचनाकार बौद्धिकता को कविता के अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। परंपरा के साथ रचनाकार का रिश्ता क्या हो, ये प्रयोगवाद की एक महत्वपूर्ण चिंता है या प्रयोगवाद के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। परंपरा से विद्रोह या परंपरा का निषेध प्रयोगवादी रचनाशीलता की एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है, क्योंकि वो मानते हैं कि परंपरा के कारण ही रचनाकार अपने वर्तमान का साक्षात्कार नहीं कर पाता। एक तरह से परंपरा संस्कार के रूप में उसकी विवेक चेतना को प्रस्फुटित नहीं होने देती। इसलिए जीवन के सच का साक्षात्कार करने के लिए या जीवन के सच से गुजरने के लिए परंपरा के मोह का परित्याग करना ही चाहिए। और यही कारण है कि प्रयोगवादी कविता में परंपरा का निषेध किया गया है, परंपरा के प्रति अस्वीकार का भाव है। भवानी प्रसाद मिश्र जैसे रचनाकार ने एक कविता लिखी, टूटने का सुख, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दिशा से उस दिशा तक छूटने का सुख, टूटने का सुख, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे, तीर के जैसे बढ़ेंगे, इसलिए इन सीढ़ियों के टूटने का सुख, टूटने का सुख। इस तरह से जो सीढ़ी है वह परंपरा है और रचनाकार परंपरा के हिसाब से नहीं चलना चाहता, बल्कि वह अपने अनुभव के लिए, अपने शिल्प के लिए और अपनी सार्थकता के लिए नई दिशाओं की तलाश करता है। अगे की चर्चित कविता मैं वह धन हूँ जिसकी प्रत्यंचा टूट गई है। प्रत्यंचा परंपरा है। परंपरा को तोड़कर ही नए सत्य और नई सार्थकता की उपलब्धि संभव है। इस तरह से प्रयोगवाद ने शिल्प के स्तर पर, भाव के स्तर पर, विषय वस्तु के स्तर पर और कविता की सार्थकता की अवधारणा के स्तर पर नए बिंदुओं को नए प्रस्थान दिए और परंपरा विरोध उसका एक मुख्य स्वर बना। आखिरी बिंदु प्रयोगवाद में है, जिसमें यौन चेतना की प्रबलता बताई गई है। अगे ने लिखा था कि आधुनिक मनुष्य का मन यौन वर्जनाओं से लदा हुआ है और वह यौन कुंठित भी है। यौन वर्जनाओं के कारण जो पैदा हुई कुंठा है, उस कुंठा का दबाव और प्रभाव प्रयोगवादी रचनाशीलता पर है।
इसीलिए प्रयोगवादियों के जो प्रतीक हैं, बिंब हैं, वे जीवन के यौन पक्ष से लिए गए हैं और इस आधार पर बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें भीतर दबी हुई काम कुंठा की परछाई कविता पर दिखाई देती है। मसलन कि आगे की प्रसिद्ध कविता, घिर गया नभ उमड़ आए मेघ काले, भूमि के कंपित उरोजों पर श्वासाहत चिरातुर छा गया इंद्र का नील वक्ष। ये कविता प्रतीकित करती है, ये कविता संकेत करती है कि कितना गहरा प्रभाव यौन कुंठा का रचनाकार की चेतना पर है। इस तरह से प्रयोगवाद की ये मूलभूत कुछ विशेषताएं हैं। अंत में हम इस पर सरसरी निगाह डाल दें कि प्रयोगवाद पर कई प्रकार के आरोप हैं। उनमें एक आरोप तो ये है कि यह कविता समाज विमुख कविता है, दूसरा इसमें अतिशय बौद्धिकता है, दुरूहता है, और यह कलावादी कविता है जिसका इतिहास से, समाज से और जीवन से संवाद नहीं है, बल्कि कला का आग्रह ही प्रबल है। ये कुछ बिंदु हैं जिन पर प्रयोगवाद टिका हुआ है और प्रयोगवाद पढ़ते समय और प्रयोगवाद पर विचार करते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।